वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान चैनल। ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट का यूनिट 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 का वीडियो बन चुका है जिसमें मैंने बताया था सप्लाई एंड डिमांड का आधा पार्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड का आगे का पार्ट। सप्लाई एंड डिमांड में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। देखिए, मैं बताया था उस वीडियो में पार्ट 1 में क्या क्या मैं पढ़ा चुका हूं। पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं ये पहला कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सेकंड डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड, ठीक है, ये दोनों पढ़ा चुका हूं। अभी मैं पढ़ाने वाला हूं पार्ट 2 में सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, इसके बाद है इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस मैकेनिज्म, ये तीन चीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 एबीएम यूनिट 2 का द सप्लाई शेड्यूल। इसके ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। एबीएम यूनिट 2 पार्ट 2 में सप्लाई पढ़ने वाले हैं हम लोग। सप्लाई शेड्यूल जो कि है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल, सेम टू सेम वैसा ही सप्लाई शेड्यूल। बस अंतर इतना है, वहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, डिमांड की, यानी कि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ठीक है, तो उसका शेड्यूल। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है, उसका शेड्यूल, ठीक है। दोनों चीज एक साथ पढ़ेंगे। डिमांड में भी हम लोग पढ़े थे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व एक साथ, यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व एक साथ। मैंने बताया था कि कर्व जो शेड्यूल जो होता है वो टेबल फॉर्म में लिखा जाता है, टेबल फॉर्म में, और कर्व जो होता है वो ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है सप्लाई शेड्यूल? सप्लाई शेड्यूल होता है, इसे डायरेक्ट पहले एक ग्राफ बनाते हैं। इधर प्राइस था हम लोग का, डिमांड में भी था, इधर क्वांटिटी थी जो कि डिमांड में भी थी। अब सप्लाई में हम लोग देखते हैं। सप्लाई में होता क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द सप्लाई शेड्यूल रिलेट्स द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड टू इट्स मार्केट प्राइस, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, सेम टू सेम डिमांड का बात कर रहा है। बस इतना है, यहाँ पर सप्लाई वर्ड का यूज किया है कि हम लोग मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट का। वहां पे क्या था, डिमांड था प्रोडक्ट का। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम लोग मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो कितनी मात्रा में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसके वर्सेस उसका प्राइस, यानी प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, वह कर्व जो प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन बताता है सप्लाई कर्व कहलाएगा, ठीक है। और इसे देखते हैं आगे चलकर। चलिए एक फिगर यहीं पे मिल गया, टेबल। इस टेबल को एक बार पढ़ते हैं। टेबल दिया हुआ है, डायरेक्ट पढ़ते हैं, लंबा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यह टेबल है द सप्लाई शेड्यूल ऑफ एप्पल। एप्पल का सप्लाई शेड्यूल है, यानी मार्केट में एप्पल की सप्लाई हो रही है। पॉइंट है इसे ABCD मेजर किया गया है। तो भी हम देख रहे हैं कि पर बॉक्स प्राइस जब 500 है, 500 रुपये जब बॉक्स की प्राइस है, तो मार्केट में सप्लाई 18 हो रही है, ठीक है। 18 मिलियन ऑफ बॉक्सेस पर ईयर सप्लाई की जा रही है, ठीक है। जब प्राइस की कम गई, 400 रुपया पर बॉक्स हो गई,
तो सप्लाई क्या हो गया, कम गया। ठीक है, ये मैं बताया था आपको उस वीडियो में, डिमांड वाली वीडियो में, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि किस तरीके से मैक्सिमम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। यहाँ पे समझिए, एज अ बिजनेसमैन हम लोग क्या चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा प्राइस है एप्पल का, तो हम लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेचें। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करना चाहेंगे प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि जब प्राइस ज़्यादा है, 500 रुपये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट आया है, यानी 18 मिलियन बॉक्सेस आ गई है एक साल में। अब ये जरूरी नहीं कि 18 मिलियन सब बॉक्सेस आई है तो इतना डिमांड भी है, ये जरूरी नहीं है। ये सप्लाई किया गया है इतना। अब डिमांड हो सकता है डिमांड 9 मिलियन बॉक्सेस हो। ठीक है, इस बात को भी नहीं देख रहे हम लोग सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं अभी सप्लाई की बात को। तो जब प्राइस कम हुई 400 तो 16 हो गया, जब 300 हुई है तो 12 हो गया है, और कम हुई प्राइस एप्पल की 200 हो गई, तो 7 मिलियन बॉक्सेस सप्लाई हो रहा था। अब जब आ गई 100 रुपीज पर बॉक्स, तो क्या हुआ, सप्लाई लोगों ने करना बंद कर दिया। इस ग्राफ में 0 है सप्लाई, क्योंकि उस ईयर में कोई भी सप्लाई नहीं किया गया बॉक्स का। हो सकता है 100 रुपये में लोगों को घाटा हो रहा हो, इसलिए वो चाहते होंगे कि नहीं नहीं सप्लाई करना है। हो सकता है वो 150 में उनका खरीद हो, या फिर उसका अति सेव का प्रोडक्शन जो है 150 रुपये पर के अति 150 रुपये पड़ रहा हो पर बॉक्स, और 100 रुपये में बेचना पॉसिबल नहीं था, इसलिए नहीं बेचे होंगे, मे बी ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्राफ की ओर जरा से चलते हैं। हम लोग यह देख रहे हैं, प्राइस ले लेते हैं इधर 100, 200, 300, 400, 500 एंड 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, ओके। अब हम लोग एक इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 500 पर 18, 500 पर 100, 200, 300, 400, 500, ओके। 500 पर 18, यानी कि ग्राफ चल जाएगा यहाँ लगभग। के बाद 400 पर 16, लगभग यहाँ 300 पर 12, यहाँ सॉरी 12 यहाँ चल जाएगा, एंड थोड़ा सा ग्राफ गलत बन रहा है। 500 हो गया, 400 पे 16 यहाँ चल जाएगा, थ्री 300 पर 12, 300 पर 12 यहाँ चल जाएगा, और 200 पर 7, 200 पर 7 यहाँ चल जाएगा, एंड 100 पर 0, 100 पर 0 यहाँ रहेगा। तो ये ग्राफ इस तरीके का है। तो नॉर्मली जो सप्लाई कर्व होता है वह ऐसा होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था डिमांड कर्व कैसा देखा था, डिमांड कर्व हम लोगों ने देखा था ऐसा, ठीक है।
ये था हम लोग का डिमांड कर्व। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हैंग कर रहा है। यह था हम लोग का डिमांड कर्व। आइए हम लोग का है सप्लाई कर्व। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जब हम किसी भी प्रोडक्ट का सप्लाई जो मार्केट में होता है उसे टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वह कहलाएगा सप्लाई शेड्यूल। और उससे ही जब हम लोग ग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं तो सप्लाई कर्व। ये है हमारा सप्लाई कर्व का ग्राफ। ठीक है, ये वाला रेड वाला। आगे हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना है। हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व। अब है हम लोग को पढ़ना जी, ये बनाया है ग्राफ जो मैंने बताया था अभी, जो मैं बनाया वही है। एक चीज हम लोग गलत कर दिए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। ये 100 पर हम लोग का 0, यानी कि इस पॉइंट पर हम लोग का 0 है। ये पॉइंट यहां ना रख करके यहां रहेगा, ये पॉइंट यहां रहेगा और ग्राफ ऐसे रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ध्यान न देने के कारण। ये ग्राफ ऐसे रहेगा। आगे हम लोग को देखना है, ये ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, जो मैं बताया था सेम टू सेम वही है और कुछ नहीं है। ये अच्छे से ग्राफ बनाया गया है जो कि मैं नहीं बना पाया। उसे पॉइंट वाइज बताया गया प्राइस के अकॉर्डिंग कि जब 500 प्रति प्राइस था तो इतना सप्लाई था, 400 पे इतना सप्लाई हुआ, 300 में इतना सप्लाई हुआ। तो यहाँ पे मैं मेन रीजन यही है सप्लाई ज़्यादा होने का। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट लोगों को ज़्यादा होता है। एज ए बिजनेसमैन कोई भी लोग चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होता है। अब हम लोग को पढ़ना है फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट सप्लाई। हम लोग फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट सप्लाई ये पढ़ने के लिए कुछ कुछ टॉपिक दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और कुछ भी है, उसे एक जगह कलेक्ट करके शॉर्टली पढ़ते हैं जिससे जल्दी से जल्दी ये चैप्टर खत्म हो। मैंने सभी फोर्सेस को यानी सभी टॉपिक को कहिए तो मैंने लिख दिया है किस किस कारण से मार्केट का सप्लाई ज़्यादा या कम होता है। ये सब ज़्यादा संभावनाएं हैं जिस कारण से मार्केट का सप्लाई ज़्यादा या कम हो सकता है। तो फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट सप्लाई पढ़ने से पहले एक बार क्विकली रिवीजन करते हैं जरा सा। मार्केट डिमांड, फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट डिमांड जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। देखिए आ गया, यह हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में, फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट डिमांड। ठीक है, तो ये 5 चीज थी जिसके कारण से मार्केट का डिमांड कम या ज्यादा होता था, इन 5 चीजों के कारण। अब हम लोग देखने वाले हैं किस किस कारण से मार्केट का सप्लाई कम या ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है हाँ, सबसे पहला दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, इसे मैं एक कहानी के तौर पर बताता हूँ, नॉर्मल सुनिएगा। और
क्या इसमें लिखा हुआ है और क्या ये सब टॉपिक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर जो कोई भी सामान बना रहा है, तो वो ऐसी ही हंसी मजाक के लिए बिजनेस नहीं करता। उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कब कमा सकता है? जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी चीज को बनाने की लागत कम हो, तो ही वो उसे से ज्यादा दाम में बेच करके प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे कि एक खिलौना है। एक खिलौने को अगर हम हाथ से मैन पावर के थ्रू बनवाते हैं, तो एक खिलौने को बनाने में आदमी के द्वारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे मशीन का यूज करके खिलौनों को बनाते हैं, तो जहां 1000 खिलौना बनाने में 10 दिन लगता है, वो 1000 खिलौना बनाने में 1 घंटा लग सकता है। तो क्या हुआ कि बनाने का जो लागत जो है वो कम जाएगा। अब मान लीजिए कि 1000 खिलौना बनाने में 10 दिन लग रहा था आदमी के थ्रू बनाने पे, मैन पावर के थ्रू, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ गया। तो मान लिया 100 रुपया जब बनाने का पड़ा, तो फिर उसे कम से कम 100 रुपये पड़ा, तो 100 रुपये से ऊपर में ही बेचेंगे, 110, 120 इस प्राइस पर बेचेंगे। लेकिन अगर उसे मशीन के थ्रू बनाया जाए, तो वो बहुत ही कम लागत में बनेगा। हो सकता है 20 रुपया, 10 रुपया है। तो इस कॉस्ट पे अथी बनाने में, सॉरी, इस कॉस्ट पर बनाने पर ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि 10 रुपये, मान लिया कि इसे 20 रुपये लगता है बनाने में, सॉरी गला में जब थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, 20 रुपये लगता है बनाने में, और मैं बेचूंगा इसे 120 रुपया में, तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। जहाँ कि पहले ओनली 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, जो कि डायरेक्ट 100 रुपये का प्रॉफिट होने लगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कोई भी बिजनेसमैन को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चाहेगा कि अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करें अपने प्रोडक्शन हाउस को, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सके। तो पहला टॉपिक था हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर 2 चीज़ एक साथ लिखा गया, इसे मिटा देते हैं। दूसरा है प्राइजेस ऑफ इनपुट्स। प्राइजेस ऑफ इनपुट्स का मतलब वही जो मैं अभी बोल रहा था, कि प्राइजेस ऑफ इनपुट्स का मतलब ये हुआ कि बनाने में क्या क्या इनपुट होता है, जैसे कि मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, ये सभी चीज़। तो सेम चीज़ इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जो हमारा इनपुट्स है उसका अगर सस्ता मिल रहा है, जैसे कि लेबर सस्ता मिल रहा है, तो लेबर सस्ता मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात यह होगी कि उसे मशीन के थ्रू बनाया जाए, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब सामान का प्रोडक्शन सस्ता होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी। तो जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कोई भी बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। थर्ड इज टेक्नोलॉजी एडवांस। सेम हमारा मशीनरी का बात कर रहा है, अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के लिए जब लोग ज़्यादा सप्लाई करेगा, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा सामान पहुँचेगा। फोर्थ है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यह कहने का इसमें यह मतलब हुआ कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कार का एक मॉडल, कंपनी कार बनाती है तो एक मॉडल नहीं बनाती, 3-4 मॉडल बनाती है। अब 3-4 मॉडल बनाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कोई एक स्पेशल मॉडल ज़्यादा सेल होता है। 4 मॉडल में मान लीजिए कि एक मॉडल बी ज़्यादा सेल हो रहा है।
अब मॉडल बी ज़्यादा सेल हो रहा है तो कंपनी चाहेगी कि बाकी मॉडल का प्रोडक्शन कम करके बी मॉडल को ज़्यादा बनाया जाए, क्योंकि उसका सेलिंग ज़्यादा है, और थोड़ी सी उसकी प्राइस भी ज़्यादा कर दी जाए, इससे कि उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो सप्लाई ज़्यादा रहेगा किसी चीज़ का, वो डिपेंड कर रहा है कि रिलेटेड गुड्स कैसा है, उसका प्राइस कैसा है। ठीक है, तो रिलेटेड गुड का प्राइस मीन्स आपका मॉडल भी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, इसे हम सप्लाई ज़्यादा करने लगेंगे, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, और बाकी का प्रोडक्शन हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाने के लिए। तो बी को हमें ज़्यादा बनाना है तो बाकी सभी को कम करना पड़ेगा और बी को बनाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यह पता चलता है कि बी का मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और ऑटोमेटिक बाकी, इसे नाम देते हैं ए सी डी, तो ए सी डी का सप्लाई कम होगा क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। फिफ्थ इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जैसे अभी मार्केट में जीएसटी आ गया, तो जीएसटी आ गया तो जीएसटी कितना % जीएसटी लग रहा है किसी भी गुड्स पर, उससे भी मार्केट में सप्लाई पर डिपेंड करेगा, सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए कि किसी चीज़ पे 5% का जीएसटी है, तो बिजनेसमैन चाहेगा कि इस पर जीएसटी कम लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें। अब इससे ही गवर्नमेंट चेंज करके 28% अगर कर देती है तो फिर कंज्यूमर को खरीदने में दिक्कत होगा, क्योंकि जहाँ 100 रुपये का मान लिया सामान था तो 5% जीएसटी के साथ 105 में मिल रही थी, वही अब क्या हो जाएगी 100 + 28 इसको 128 में। तो कंपनी को तो मिलना है 100 रुपीज़ ही, बाकी प्राइस जो मार्केट में चल जाएगा 105 की जगह पे 128 हो जाएगा। तो जब प्राइस इंक्रीज कर जाएगी तो मार्केट में सेल होना कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेल होना कम हो जाएगा, तो कंपनी चाहेगी कि इस प्रोडक्ट को ना बनाकर किसी और चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, जिससे कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। इससे तो प्रॉफिट यहाँ पे 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, लेकिन यहाँ पे जब सप्लाई कम हो जा रही है, लोग खरीदना कम कर देंगे, तो फिर सप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंपनी चाहेगी इधर सप्लाई न करके किसी और चीज़ में अपना पैसा इन्वेस्ट करें और उसे सप्लाई करें। एंड लास्ट इज स्पेशल फैक्टर्स। स्पेशल फैक्टर्स कहे तो मौसम, वेदर कैसा रहता है। अगर वेदर अच्छा रहेगा तो मान लीजिए बरसात का मौसम है तो अम्ब्रेला का सप्लाई ज़्यादा रहेगा, या फिर कंप्यूटर का इनोवेशन कुछ नया खोज हुआ तो कंप्यूटर का सप्लाई ज़्यादा रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा 6 टॉपिक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई मार्केट में जो है सप्लाई ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी या डिपेंड इन्हीं सभी चीज़ों पे करता है। अगर लागत कम है तो लोग चाहेगा ज़्यादा सप्लाई करें, प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। अगर मान लिया लागत ही बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई करने से क्या फ़ायदा उस चीज़ का। अगर लागत बहुत ज़्यादा है तो उतने में सेल नहीं हो पाएगा तो फिर प्रॉफिट नहीं आएगा, तो उसका कम सप्लाई करना आदमी चाहेगा, या हो सके उसे सप्लाई ही ना करे तो किसी दूसरी चीज़ का सप्लाई करने लगे। वो अपना पैसा, कोई कंपनी अपना पैसा उसमें ना लगा करके किसी और चीज़ में लगाएगी और उसे सप्लाई करेगी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर या बिजनेस में सब क्या चाहता है, प्रॉफिट कमाना। दूसरा प्राइस ऑफ इनपुट, थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, फोर्थ इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, फिफ्थ इज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड लास्ट इज स्पेशल फैक्टर। तो ये हमने क्या पढ़ा, फोर्सेस बिहाइंड द मार्केट सप्लाई। अब हम लोग देखने वाले हैं शिफ्ट्स इन सप्लाई। डायरेक्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। यह ग्राफ है, ये हुआ प्राइस, ठीक है, ये हुआ क्वांटिटी। जब प्राइस और क्वांटिटी की हम लोगों ने बात की थी डिमांड ग्राफ में, यह तो सप्लाई का ग्राफ है, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी और सप्लाई का ग्राफ। हम लोग पढ़े थे
डिमांड का ग्राफ ऐसा, उसमें शिफ्टिंग हो रही थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो फिर किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हमारे ग्राफ में चेंजिंग आती है। डिमांड में हम लोगों ने देखा था, एक इसे क्लियर बताते हैं। इधर प्राइस था, इधर क्वांटिटी थी और ये डिमांड का ग्राफ था, डिमांड कर्व ये थी। तो चेंज होकर के ये इधर गया था या फिर इधर गया था। तो मैंने देखा कि ये ग्राफ अगर इधर की ओर जा रही है तो कारण क्या हो सकता है। यह डिमांड का ग्राफ है। इस वीडियो को जो है, इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 1 को। उसमें क्लियरली बताया गया है क्या कारण होता है डिमांड के ग्राफ में चेंज होने का। कि आदमी का इनकम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इनकम अगर ज्यादा बढ़ता है तो वो अपना क्या चाहता है, डिमांड इंक्रीज कर लेता है। आपकी सैलरी 50,000 थी, 50,000 से 150 हो गई। जब आपकी सैलरी 150 हो जाती है तो आप क्या करना है, उसे खर्च करना चाहेंगे, कुछ खरीदना चाहेंगे। तो कोई भी क्वांटिटी जब आप खरीदेंगे तो प्राइस उसका अगर कांस्टेंट भी है, पहले उसका प्राइस अगर 100 रुपीज़ था, अभी भी 100 रुपीज़ है, लेकिन आपका क्या है, इनकम इंक्रीज कर गया है, तब भी आप उसे पहले जितना बिकता था उससे ज़्यादा बिकने लगेगा। आपका कर्व जो है, इसे अगर ऐसे लाइन खींचे तो पहले क्वांटिटी यहाँ पे ये बिकती थी, तो अब ये बिकने लगेगी। यानी मैंने यहाँ मान लीजिए 5 क्वांटिटी बिकता था, अब 10 बिकने लगेगा, क्योंकि इनकम इंक्रीज कर गया आपका। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आपका ग्राफ में चेंजिंग जो आता है। इसका उल्टा कर ले लेते हैं, आपका इनकम अगर कम गया, ठीक है, मान लीजिए आपका 20 हो गया, ठीक है, तो इनकम कम जाएगा तो आपका डिमांड भी कम जाएगा, तो हो सकता है ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट कर जाए। ओके, चलिए, वैसे ही सप्लाई है कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण आपका ग्राफ, सप्लाई का ग्राफ, जिसे सप्लाई कर्व भी कहते हैं, वो शिफ्ट कर जाए तो फिर क्या होगा, उसे ही कहेंगे शिफ्ट इन सप्लाई ग्राफ। यहां पे दिया हुआ है प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल, यहाँ पे ऑटोमोबाइल का प्राइस है, और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई में पर ईयर कितना मिलियन का सप्लाई हो रहा है वो दिया हुआ है। इसे क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। इस लाइन में लिखी हुई है कि कुछ पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर कार का प्राइस के बारे में कुछ चेंज होती है तो फिर शिफ्ट करता है। इसे मैं बताता हूँ। मान लिया कि एक प्राइस का कीमत है 8 लाख, ठीक। जब प्राइस का कीमत, मतलब सॉरी, ऑटोमोबाइल का कीमत 8 लाख थी, तो फिर उसका सप्लाई था 14, ओके, 14 मिलियंस पर ईयर। लेकिन अगर अगर ऑटोमोबाइल की प्राइस चेंज न करके, उसकी प्राइस 8 लाख है, 8 लाख ही रहने देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाती है, मान लिया कि इंडिया में जो जीएसटी लगती है, जीएसटी, उसकी प्राइस डिक्रीज कर दी जाए, जीएसटी परसेंटेज और 5% कर दी जाए, तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल फैक्टर है, कौन, प्राइस तो कांस्टेंट है ऑटोमोबाइल की,
लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर क्या आ गया कि उसका जीएसटी कम गया, तो फिर क्या हो जाएगा, मार्केट में लोग उसे ज़्यादा खरीदने लगेंगे। तो कंपनी क्या चाहेगी, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें क्योंकि जीएसटी कम गया है। तो कंपनी यह चाहेगी उसे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें। अभी डिमांड को छोड़ देते हैं, डिमांड का तो अलग ग्राफ रहेगा। जब जीएसटी कम हो जाएगी तो कंपनी चाहेगी 8 लाख का प्राइस है, उस पर जो जीएसटी लगता था पहले तो लोग कम खरीदते थे, अब जीएसटी कम लगने लगा है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे इस प्रोडक्ट पे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगी। तो सेम प्राइस रहते हुए भी कंपनी जो है, जो सप्लाई का कर्व था, अब सप्लाई ज़्यादा करने लगेगी। तो यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी 14 सप्लाई करती थी, अब वो सप्लाई करने लगेगी 17 मिलियन पर ईयर करने लगेगी। या फिर दूसरा चीज देख लेते हैं, लेबर का बनाने का कॉस्ट। पहले मान लिया कि कोई भी ऑटोमोबाइल कार, उसे बनाने में जो भी कॉस्ट आती थी, कॉस्ट आने के बाद हम उसे सेल करते थे 8 लाख में, ठीक है। लेकिन इस कॉस्ट को अगर कम कर दिया जाए, पहले मैन पावर के थ्रू अगर बनती थी, अब इसे हम डायरेक्ट बनाए अगर ऑटोमोबाइल तरीके से, यानी कि किसी भी मशीनरी को लगा करके ऑटोमेटिक, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट कम हो जाएगा। अब पहले जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी चीज़ का कॉस्ट अगर कम होता है तो फिर बनाने वाली कंपनी यह चाहती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो फिर क्या होगा कि जो 8 लाख में कार बिकती थी उसकी सप्लाई ज़्यादा कर दी जाएगी क्योंकि उसका कॉस्ट सस्ता हो चुका है। बिक तो रहा है वो 8 ही लाख में, लेकिन मान लिया पहले वो 6 लाख में बनता था, अब हो सकता है 4 लाख में बनने लगा हो, कॉस्ट लगता हो। तो पहले प्रॉफिट मात्र 2 लाख की आती थी, अब डायरेक्ट 4 लाख की प्रॉफिट आएगी। तो जब 4 लाख की प्रॉफिट आएगी तो कंपनी चाहेगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो इस कारण से भी जो सप्लाई यहाँ पर 14 थी, इस कारण से हो सकती है कि ये 17 हो जाए। तो यहाँ पर देखने के लिए हमें यह मिल रहा है कि जो सप्लाई कर्व हमारा ये था, यह सप्लाई का कर्व किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रखे हुए हैं प्राइस को और क्वांटिटी को, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हमारा सप्लाई मार्केट में कंपनी या फिर प्रोड्यूसर बढ़ा दे रहा है। जब हम लोग देख रहे हैं कि सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई का कर्व फिर क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से यहाँ की ओर आ जाएगा। इसे ही कहते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। हम लोगों ने डिमांड कर्व का शिफ्टिंग देख लिया, किस तरीके से डिमांड कर्व एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है, या वो आगे हो या पीछे हो। वैसे ही सप्लाई कर्व भी शिफ्ट करती है, चाहे वो आगे हो या पीछे हो सकता है इधर की ओर बढ़ जाए सप्लाई कर्व, कारण इसका उल्टा हो। जैसे कॉस्ट की बात कर रहे थे तो कॉस्ट हो सकता है बढ़ जाए, मैन पावर बढ़ जाए, जीएसटी बढ़ जाए, तो क्या सप्लाई बढ़ने की जगह पे कंपनी क्या करेगी, सप्लाई अपना कम कर देगी, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक कंपनी चाहेगी कि कम करें और दूसरी जगह पैसा लगाएं। एक बात ध्यान में यह रखने का है, कंपनी सिर्फ प्रॉफिट चाहती है, ठीक है। तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा वहाँ पे सप्लाई बढ़ा देना है, जहाँ पे कम प्रॉफिट हो रहा है सप्लाई कम कर दीजिए, दूसरी जगह पैसा लगाइए वहाँ सप्लाई बढ़ा दीजिए। तो शिफ्ट थी हमारा ग्राफ, सप्लाई कर्व इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इधर सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगला हम लोग को पढ़ना है इक्विलिब्रियम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि दोनों के बीच का इक्विलिब्रियम। तो डिमांड ग्राफ और सप्लाई ग्राफ को एक जगह लाना है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसका एक चार्ट पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है चार्ट में, चार्ट में लिखा हुआ है हाउ सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइन मार्केट इक्विलिब्रियम।
मार्केट का इक्विलिब्रियम निकालना है। चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, पूरा लाइन नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट हम लोग चार्ट पढ़ते हैं। पॉसिबल प्राइजेस पर बॉक्स, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, और ये है स्टेट ऑफ मार्केट और प्रेशर ऑन प्राइस। सबसे पहले प्राइस देखते हैं। प्राइस जब 500 है किसी भी चीज का, अभी हम लोग देखे नहीं क्या चीज का बात कर रहा था, लेकिन मान लिया किसी भी चीज का ये 500 प्राइस है पर बॉक्स, तो फिर देख रहे हैं कि हमारा डिमांड 9 है। प्राइस ज़्यादा रहती है तो डिमांड कम रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। प्राइस जब ज़्यादा रहेगी किसी भी चीज़ की तो उसका डिमांड कम रहेगा, और जब प्राइस ज़्यादा रहेगी तो कंपनी चाहेगी उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, यानी कि सप्लाई ज़्यादा रहेगा। प्राइस ज़्यादा रहने पे सप्लाई ज़्यादा रहेगा लेकिन उसकी डिमांड कम रहेगी। अब थोड़ी सी प्राइस कम होती है तो क्या सप्लाई भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और डिमांड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से और थोड़ी सी प्राइस कम होती है तो और थोड़ी सी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और क्या होगा, आपका सप्लाई और थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो वैसा पोजीशन, वैसा प्राइस जिस पे हमारा डिमांडेड क्वांटिटी कितना डिमांड हो रहा है, सप्लाइड क्वांटिटी कितना सप्लाई हो रहा है, दोनों सेम रहे। ठीक है, डिमांड इधर धीरे धीरे बढ़ रहा था, प्राइस सप्लाई इधर धीरे धीरे घट रहा था, तो एक ऐसा पोजीशन तो जरूर आएगा जहां पर क्या रहेगा, डिमांडेड क्वांटिटी और सप्लाइड क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम हो, दोनों सेम रहे। इसे देख लेते हैं, स्टेट ऑफ मार्केट सरप्लस। सरप्लस कहने का मतलब हुआ आप किसी चीज को सप्लाई कर रहे हैं, मार्केट में 18 चीज सप्लाई की, खरीदने वाला 9 है। ठीक है, यानी कि कोई भी सामान जाता है मार्केट में, यानी कि सरप्लस। यहां पर देखिए सप्लाई किए 16, खरीदने वाला कितना है, मात्र 12। यहाँ पे भी 6 ज़्यादा है, मार्केट में प्रोडक्ट कितना है, ज़्यादा है, ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, यानी कि मार्केट में सरप्लस है प्रोडक्ट। अभी एक ऐसा पोजीशन आएगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा, उस स्टेट को कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। आगे है जब प्राइस और कम हो जाती है, 300 हो गई, और जब 300 हो गई, 200 हो गई, तो आपका डिमांड और बढ़ जाएगा। लेकिन डिमांड तो बढ़ जाएगा, लेकिन उतना क्या सप्लाई कर पाएगा कंपनी, नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस से प्रॉफिट कम हो रही है। कहाँ पहले 500 में बिक रही थी, अब मात्र 200 में बिक रही है, उसे प्रॉफिट कम हो रही है। ठीक है, तो उसे सप्लाई कम करना चाहेगा, इसे सप्लाई इधर ना सप्लाई करके किसी और चीज में पैसा लगाएं और उधर सप्लाई बढ़ाएं। आगे चलते हैं, अगर 100 रुपीज हो गए तो डिमांड एकदम पूरा है, 20 का डिमांड है, 20 मिलियन ऑफ बॉक्सेस पर ईयर का डिमांड हो गया, बट सप्लाई कंपनी नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है उसे लॉस हो रहा हो, इसलिए सप्लाई नहीं कर रही। डिमांड तो मार्केट में पूरा है, लेकिन खरीद बेचने वाला कोई नहीं। तो ये देखते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं कि डिमांड कितना है, 15, सप्लाई कितना हो रहा है, सप्लाई हो रहा है 7 का, यानी कि क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यानी मार्केट का शॉर्टेज है, अभी मार्केट में सामान का शॉर्टेज है। खरीदने वाला 15 बॉक्स और बेचने वाला मात्र 7 बॉक्स, तो यहाँ शॉर्टेज है सामान की। सेम यहाँ पर खरीदने वाला 20, बेचने वाला कोई नहीं, 0 बॉक्स, यानी कि शॉर्टेज है। अब देखिए इसका आगे का लाइन, प्रेशर ऑन प्राइस, प्राइस पर कैसा प्रेशर बन रहा है। अब यहां देखते हैं, ये प्राइस है,
जब आप देख रहे हैं कि प्राइस 500 है तो सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है। सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है, तो प्राइस क्या होगा? नीचे होना चाहेगा, क्योंकि खरीदने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं कोई नहीं है, बहुत ही कम है। तो हम देख रहे हैं कि खरीदने वाला मात्र 9 बॉक्स है और 18 बॉक्स बन रहा है, तो 9 बॉक्स का तो यहाँ पे कह सकते हैं वेस्टेज है, 9 बॉक्स का वेस्टेज हो रहा है। 9 बॉक्स बर्बाद जाएगी। उससे बढ़िया है कि कोई भी कंपनी चाहेगा कि इस 9 बॉक्स को कम दाम में बेच दें, तो रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी को कहते हैं प्रेशर ऑन प्राइस। किस तरीके से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इसका समझ लीजिए ऐसा होता है, स्टेट ऑफ मार्केट जो है, अगर सरप्लस है तो प्राइस डाउनवर्ड हो जाएगा। सरप्लस रन कहने पे कोई सप्लाई जो है ज़्यादा रहेगी तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगा प्राइस। इसे समझने के लिए मैं पहला जो एग्जांपल बताया था वो समझ लीजिए, या फिर यहाँ चलते हैं डायरेक्ट एकदम 200 पर। प्राइस 200 रुपया, ठीक है। खरीदने वाले 15 बॉक्स, मात्र 7 बॉक्स अवेलेबल है, तो फिर क्या चाहेगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेगा, लेकिन है मात्र 7 ही। तो क्या चाहेगा कि लोग चाहेगा कि और ज़्यादा प्राइस दे करके हम लोग इस सामान को खरीद लें। खरीदने वाला 15 है, मिल रहा था 200 रुपया में, लेकिन है 7, तो वो जो 7 खरीदेगा वो चाहेगा कि ज़्यादा प्राइस दे करके इसको खरीद लें। तो क्या होगा? प्राइस ऊपर की ओर भागेगी सामान की, ये अपवर्ड। इसी तरीके से मार्केट में किसी भी चीज का प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, मार्केट पे छोड़ दिया जाता है प्राइस को। कि किसी भी सामान का प्राइस जो है ना मार्केट पे छोड़ दिया जाए, वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगी उसका प्राइस कितना होना चाहिए, यानी कि खरीदने वाला कितना है, बेचने वाला कितना है। जब किसी को समझ में नहीं आता है कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो उसे छोड़ दो सीधा सीधे मार्केट में, वो ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेगा मार्केट कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए। अगर उसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए तो ऑटोमेटिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, ऑटोमेटिक ऊपर प्राइस चल जाएगा। कम होना चाहिए, लोग खरीदना छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाएगा। अब है आगे, हम लोगों ने चार्ट तो देख लिया, अब इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। एक ग्राफ है हमारा डिमांड एंड सप्लाई का। हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम अभी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंग हो रही है। ये वीडियो बहुत जगह कटेगा भी और बहुत जगह साउंड में भी डिफिकल्टी आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग देख चुके थे, डी फॉर डिमांड और डी फॉर डाउनवर्ड। ये क्वेश्चन आता है कि डिमांड कब कैसा होता है, तो डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की ओर ऐसे भाग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। प्राइस पर बॉक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है। तो जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था सेम चार्ट है, उसमें क्या किया गया है? डिमांड बनाया गया है। डिमांड यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ। और से सप्लाई का भी 500 था, तो सप्लाई कितना था? तो दोनों जो ग्राफ है, डिमांड ग्राफ और कर्व और सप्लाई कर्व, दोनों एक ऐसे पॉइंट पे कटते हैं जो कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है, या फिर कई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यानी इस पॉइंट पर हमारा डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर रहेगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है सरप्लस, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्टेज। इसे देख लेते हैं। सरप्लस का मतलब हुआ, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस पॉइंट पे 500 पे बात करते हैं, प्राइस है 500 रुपीज़, ठीक है।
तो खरीदने वाले लोग क्या हैं, कम है, बेचने वाले लोग क्या हैं, ज्यादा हैं। ये लोग यहाँ नीचे, इसके नीचे आ जाइए। खरीदने वाले लोग मान लेते हैं 8 हैं और बेचने वाले लोग 18 मान लिया, ठीक है। तो जब प्राइस थी 500 तो खरीदने वाले लोग हैं 8 और बेचने वाले हैं 18, यहाँ 8 यहाँ 18, तो ऑटोमेटिक 10 का क्या हो जाएगा, सरप्लस। देखिए सामान आपके पास है 18 बेचने के लिए, खरीद रहा है केवल 8, तो 10 सामान आपका तो फालतू हो गया, सरप्लस हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, या फिर कर दीजिए यहाँ से 18 माइनस 8, तो ये जो गति लाइन है इसे ही कहते हैं सरप्लस। आपके पास सरप्लस है, आपके पास यानी कि मार्केट के पास समान सरप्लस है, 10 का सरप्लस समान है इस लाइन पे, यानी कि 500 के प्राइस पर। अब इसे ऐसे देख लेते हैं, 400 पे देखते हैं। ये 400 का लाइन मैंने खींच दिया, यहाँ पर प्राइस 10, यहाँ पर प्राइस 16, तो यहाँ से यहाँ भी क्या है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 16। मार्केट में सप्लाई कितना है, 16, खरीदने वाले कितने हैं, बॉक्सेस हैं 10, यानी कि 6 क्या है, अभी भी ज़्यादा है मार्केट में, यानी कि 6 का अभी भी क्या है, सरप्लस है। तो यहाँ पर 400 का प्राइस रहने पर मार्केट में 6 बॉक्सेस का सरप्लस हो रहा है, ठीक है, 6 क्वांटिटी का सरप्लस हो रहा है। यानी कि ये जो, इसे ब्लैक से करके दिखाता हूँ, ये जो आपका पॉइंट ग्राफ का ये एरिया हुआ, ठीक है, ये पूरा क्या है, सरप्लस एरिया है। अब नीचे का चलते हैं, नीचे लिखा हुआ है शॉर्टेज। शॉर्टेज मीन्स कि मार्केट में खरीदने वाले लोग ज्यादा और बेचने वाले लोग कम। इसी लाइन को लेके चलते हैं, यहां और यहां खरीदने वाले कितना, 7 मान लीजिए, ठीक है, बेचने वाले 15। खरीदने वाले 200 के प्राइस पर खरीदने वाले 7 हैं, सॉरी बेचने वाले 7 हैं और खरीदने वाले 15। तो यहां पर दिख रहा है खरीदने वाले 7 तो खरीद लेंगे, सॉरी बेचने वाले 7 तो आराम से बेच देंगे, लेकिन खरीदने वाले अभी भी 8 ऐसे हैं जो 8 बॉक्सेस नहीं खरीद पाएंगे। लोग मार्केट में 15 बॉक्सेस खरीदना चाह रहा है, मार्केट में अवेलेबल सिर्फ 7 बॉक्स हैं। तो फिर क्या होगा कि 8 बॉक्सेस का शॉर्टेज हो जाएगा। मेरे अंदाज से अब आपको यह ग्राफ समझ में आ गया होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट समझ में आ गया होगा, सरप्लस और शॉर्टेज, ये एरिया शॉर्टेज का रहेगा। तो फिर ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। तो आपको जब ये समझ में आ गया कि डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, तो आगे के कुछ ग्राफ है वो मैं शॉर्ट में लेकर चलता हूं। पहला है इफेक्ट ऑफ अ शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड, ठीक है। सही है, सप्लाई का ग्राफ, ये डिमांड का ग्राफ। सप्लाई का ग्राफ और डिमांड के ग्राफ में सप्लाई का ग्राफ शिफ्ट हो गया किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण। सप्लाई का ग्राफ अगर शिफ्ट होता है तो फिर हमारा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था, सॉरी ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले था, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट कर जाएगा
ठीक है। नेक्स्ट, इसे डीप में आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है, जो मैंने बताया बस वही है, बस इसको पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट चेंज कर रहा है। तो एक बार खुद से भी रीडिंग वो जरूर डालिए बुक में। बाकी जो बेसिक चीजें समझाना था वो मैंने सब समझा दिया है। यहाँ पर है सप्लाई डिमांड का कर्व, डिमांड कर्व चेंज हुआ, डिमांड कर्व चेंज होने के कारण हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया है। इंटरप्रेटिंग चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी, सेम चीज है, एक और रीडिंग कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत ही चैप्टर है ये। अब एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन, डिमांड शेड्यूल इज द, डिमांड शेड्यूल रहे या सप्लाई शेड्यूल रहे, हमेशा दो चीज के बीच में रिलेशन दिखाएगा, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी के बीच में। यहाँ पर डिमांड है तो बॉस्ट रहेगा, ये अलग कह सकते हैं हम लोग, लेकिन हमेशा प्राइस और क्वांटिटी, यानी कि दूसरा आंसर रहेगा। मार्केट डिमांड कर्व ओबे द, मार्केट डिमांड या डिमांड कर्व, ठीक है। तो डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग, पूरा वीडियो में मैंने बताया, लॉ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड। अगला है फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के बीच में क्या क्या फोर्सेस रहती है। तो पार्ट 1 का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, 5 फोर्सेस मैंने टॉपिक करके बताया है। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन, पहला ये दिया हुआ है, एवरेज इनकम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और चौथा है बोथ 1 and 2। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई के लिए रहता, फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड सप्लाई रहता, तो फिर ये रहता, लेकिन 1 and 2 का आंसर रहेगा, यानी बोथ 1 and 2। फोर्थ है, ए डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू प्राइस, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड, बात वही है, दो क्वांटिटी रहता है, प्राइस और क्वांटिटी, क्वांटिटी दिया हुआ है तो प्राइस बचा। फिफ्थ है, शिफ्ट्स इन सप्लाई मीन्स, सप्लाई को शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। व्हेन चेंजेस इन फैक्टर अदर देन गुड्स ऑन प्राइस, सप्लाई शिफ्ट कर रहे हैं, हम हमेशा वीडियो में मैंने बताया कि प्राइस क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, एक्सटर्नल फैक्टर के कारण चेंज हो रही है सप्लाई के ग्राफ में। तो फिर ये आंसर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, व्हेन चेंजेस इन गुड्स ऑन प्राइस, गुड्स ऑन प्राइस चेंज तो नहीं ना होगा, होगा तो फिर कांस्टेंट रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, फिर कोई चेंज आती है, तो फिर आंसर क्या होगा, 1। सिक्स है, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज आल्सो नोन एज, ये का आंसर ये हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राइस जो रहता है मार्केट क्लियरिंग प्राइस कहलाता है। आप बुक का रीडिंग दीजिएगा तो ये लाइन शायद दिख जाए। 7 है, फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व के पीछे क्या क्या फोर्सेस हैं, तो ये वीडियो सेकंड पार्ट में ही दिया हुआ है, 6 टॉपिक बताया था, पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, यानी कि ऑल द 8 क्वेश्चन नंबर, सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाइड टू क्वांटिटी ऑफ प्राइस, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। नेक्स्ट है, मार्केट इक्विलिब्रियम comes at the price at which quantity demanded equal to quantity supplied, यानी कि सेकंड आंसर। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, एक बार वीडियो को बढ़िया से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, और क्वेश्चन को देख ही चुके हैं,
अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, हर एक पॉइंट को क्लियरली बताया गया, उसे बढ़िया से देखिए, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा इस पार्ट सेकंड को समझने के लिए, क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक बताया गया है, ऐसे फिर बताया गया है सेकंड पार्ट में। एंड लास्ट, थैंक्स। Thanks for watching this video.